हेलो फ्रेंड, टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहाँ पे हम आपको सभी तरह के लीगल, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी, टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स देते हैं, वो भी डिटेल में। तो आज हम आ गए एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इसका मतलब क्या होता है और किस किस केसेस में इसको होल्ड किया जाता है। सबसे पहले सीधा टॉपिक पर चलते हैं। EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, होता क्या है? अगर आपको बेसिक नॉलेज है कि जनरल मीटिंग्स और प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के बारे में कि मीटिंग्स कैसे होल्ड करी जाती हैं नहीं, तो अगर इसके बारे में डिटेल जानना है तो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने बता रखा है बोर्ड मीटिंग के बारे में, और ये है EGM के बारे में। नॉर्मली एक जनरल मीटिंग होती है, इसमें शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, अलॉन्ग विद डायरेक्टर्स और जितने ऑडिटिंग वाले प्रोफेशनल्स होते हैं वो मेजरली ये जो मीटिंग करी जाती है शेयर होल्डर्स के लिए करी जाती है। ये मीटिंग एक साल के एंड में होती है। साल के एंड क्या है? ये मीटिंग जनरली साल के एंड जब हम फाइनेंशियल पेपर कर लेते हैं उसके बाद एक एनुअल जनरल मीटिंग करके कहते हैं EGM, उसके अंदर होल्ड करी जाती है। ये मीटिंग कंपल्सरीली होती है हर साल के एंड पे, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग इसको कहते हैं, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये जो मीटिंग होती है ये हमेशा एक साल बाद ही होगी, ये 20 साल के बीच में कभी नहीं हो सकती। लेकिन प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में ऐसा बहुत सारे अर्जेंट मैटर्स होते हैं जिसके लिए हम एक साल वेट नहीं कर सकते कि हम अगले साल इसको करेंगे, हमें उसको उसी टाइम पे उसको हैंडल करना पड़ता है, जिसके लिए हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़ती है कंपनी में। सारे शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ता है जिसमें। अब ये मीटिंग होल्ड कैसे करी जाती है? ये मीटिंग होल्ड करने के लिए हमारे जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो पहले अप्रूवल लेते, मतलब जो बोर्ड मीटिंग होती है वहाँ पे अप्रूव करते हैं कि हमारे को, मैं आपको रेजोल्यूशंस बताऊंगा कौन कौन से रेजोल्यूशंस के लिए हमको शेयर होल्डर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन रेजोल्यूशन केसेस में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग में वो डिसाइड करेंगे कि EGM कब करना है, कहाँ करना है, टाइम क्या होना चाहिए। तो कम से कम 21 दिन का वो डेट लेना पड़ेगा उनको, ठीक है, प्लस 2 डेज़ डिलीवरी ऑफ नोटिस के लिए। तो बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है कि ये वाला मैटर है, बहुत अर्जेंट मैटर है, शेयर होल्डर्स को बुलाना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहले नोटिस देंगे। नोटिस में क्या क्या होगा कि जो भी मैटर जिसके लिए शेयर होल्डिंग मीटिंग हो रही है वो मैटर को इस नोटिस के अंदर डिस्क्लोज करा जाएगा, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि क्यों आपका आना ज़रूरी है, और वो 21 दिन या 23 दिन, जो भी आप मान लो, 23 दिन का हमको गैप देना पड़ेगा कि 23 दिन के बाद ही, जैसे आज मैं नोटिस भेज रहा हूँ तो आज के 23 दिन के बाद ही EGM होल्ड होगी, ताकि वो लोग डिसाइड कर सकें करना क्या है, यस या नो। कभी कभी जैसे कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो ये 21 दिन का शॉर्टर नोटिस हम करके 14 दिन तक भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमको जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उससे कंसेंट चाहिए होता है, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर से कंसेंट चाहिए होता है, ठीक है। जितने भी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर से कंसेंट चाहिए होता है कि हाँ 14 दिन में हम नोटिस कर रहे हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, बोलेंगे नहीं है तो फिर हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मीटिंग कंफर्म कर ली, कौन सी डेट है, कौन सा टाइम है, उसके बाद हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड करेंगे उस दिन, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें सारी बता दी कि EGM और EGM में डिफरेंस क्या होता है। ये नॉर्मली होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हर साल करा जाएगा, हर साल के एंड पे, ठीक है, करा जाता है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम ही जैसे सजेस्ट करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कि कोई ज़्यादा स्पेशल सर्कमस्टांस है, ज़्यादा सिचुएशनल क्राइसिस है तो उस टाइम पे इसको होल्ड किया जाएगा ताकि हम उसमें जाकर बैठ के डिसीजन ले सकें, ठीक है। हम लेते कैसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बिठाते हैं, उस हिसाब से करा जाता है। और शेयर होल्डर्स जो जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है, उस कंपनी में जिसके पास 10% से ज़्यादा शेयर कैपिटल है, वही होल्ड करने के लिए कह सकता है कि होल्ड करना है मेरे को, हाँ होल्ड करवाना है वही होल्ड करने के लिए अपील कर सकता है कंपनी को कि EGM होल्ड करो, जिस कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल है। जिस कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल नहीं है, जिसके पास 10% से ज़्यादा का वोटिंग राइट्स है, वो होल्ड करवाने के लिए अपील कर सकता है। तो बेसिक चीज़ें दी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा मीटिंग्स ऐसा होता है, कौन कौन से रेजोल्यूशंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ज़रूरत पड़ती है, साल के बीच में आते हैं। वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं, मैं आपको चुनिंदा केसेस बताऊंगा जो मेजॉरिटी केसेस जो होते हैं यूजुअल कंपनीज़ के अंदर। तो सीधा केसेस से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस समझ लीजिए, एड्रेस चेंज है कंपनी का।
राइटिंग में अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नीचे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। एड्रेस चेंज करने, जैसे कंपनी अपना एड्रेस चेंज कर रही है तो लोकल लिमिट से भी क्यों ना कर रही हो, या तो मतलब जैसे मैं यहाँ से लेके एक ही पिन कोड के अंदर चेंज कर रहा हूँ तो भी, या मैं पूरा ROC चेंज कर रहा हूँ तो भी मेरे को स्पेशल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग करनी पड़ेगी पास EGM में। सेकेंड, MOA में अगर मैं ऑल्टरेशन कर रहा हूँ तो MOA में ऑल्टरेशन करना मतलब मैं ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस कर रहा हूँ या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चेंजेस, जैसे 2 टाइप के होते हैं, एक तो मेन ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए जो दूसरे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो, उन दोनों में अगर कोई चेंजेस कर रहा हूँ तो मेरे को MOA में ऑल्टरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए भी मेरे को SR पास करना पड़ेगा, EGM होल्ड करनी पड़ेगी। तीसरा, AOA में अगर कोई ऑल्टरेशन कर रहा हूँ, मैं कोई भी अपना क्लॉज चेंज कर रहा हूँ, मैं कोई भी अगर ऐसा क्लॉज है जिसके अंदर मेरे को लगता है कि नहीं ये दिक्कत करेगा और AOA में लिखा हुआ है तो वो मेरे को चेंज करवाना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने एड्रेस चेंज का क्लॉज AOA में नहीं डाला कि मैं एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, तो कंपनी का पहले मेरे को AOA चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके एड्रेस चेंज कर पाऊँगा ROC में। तो ये भी ऑल्टरेशन करने के लिए मेरे को पहले SR पास करना पड़ेगा EGM में। चौथा, अगर प्रोस्पेक्टस, जो हमने प्रोस्पेक्टस इशू करा है शेयर्स के लिए, उसके अंदर मैं टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज कर रहा हूँ तो, या तो मैंने जो TNC थे उसके अंदर कोई चेंज कर रहा है, या तो फिर मैंने जो मैं शेयर्स इशू करके जो पैसा मेरे पास आएगा, वो जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो पैसा कमाने का, या तो उसमें कोई चेंज करा है। मतलब अगर मैं शेयर्स उठा रहा था कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का और एस्टेब्लिशमेंट करूँगा बैकवर्ड एरियाज़ में, और मैं वो ऑब्जेक्ट चेंज करके मैं कुछ और ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, तो भी मेरे को पहले SR पास करना पड़ेगा EGM में, फिर जाके मैं कर पाऊँगा। दूसरा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स मंगवाने के लिए भी मेरे को पहले SR पास करना पड़ेगा। छठा, शेयर होल्डर्स के अगर राइट्स में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स जो DVRs होते हैं, उसके अंदर कोई मैं चेंजेस कर रहा हूँ कि मैं वोटिंग पावर कम कर रहा हूँ या ऐसा कुछ कर, तो वो भी पहले मेरे को पास करना पड़ेगा SR, उसके बाद ही मैं उसको कर पाऊँगा। अगर मेरे को फर्दर इशू करने हैं शेयर्स तो अगर मेरे को शेयर्स जो मैंने पहले से इशू कर रखे हैं, या तो ESOP के अंदर एम्प्लॉइज़ को, या तो कोई भी ऐसे पर्सन को जिसमें शेयर मैंने ऑलरेडी इशू कर रखे थे उसको ही दोबारा मैं इशू कर रहा हूँ, या कोई भी ऐसे रैंडम पर्सन को, ठीक है, मैं FPOs अगर लॉन्च कर रहा हूँ तो उस केस में भी मेरे को SR पास करना पड़ेगा EGM के अंदर। ये सारे बेसिक एग्जांपल्स हैं जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सुने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है लेकिन वो यूजुअली नहीं सुना जाता, तो मैं उसी के एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। ESOP अगर देना है एम्प्लॉयज़ को तो उसके लिए भी पास करना पड़ेगा पहले SR, कि अगर नया पहली बार इशू कर रहा हो तो फर्दर इशू का वो अलग था, ESOP अगर पहली बार इशू कर रहे हो तो वो अलग है। 9, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। अगर मैं जो मार्केट में अपनी शेयर कैपिटल गई हुई है लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए, अगर मैं उसको कम करना है, रिड्यूस करना है, बायबैक कर लेंगे सम शेयर्स, तो उसके लिए पहले मेरे को SR पास करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कंपनी को कोई परचेज़ करना है या लोन देना है या लोन लेना भी है, कोई भी केस हो ऐसा, गिव भी या टेक भी, दोनों केसेस के अंदर मेरे को पहले SR पास करना पड़ेगा। इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शंस हम बैठ के डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। परचेज में आप डायरेक्टर किसी रिलेटिव को नहीं कर सकता, KMP किसी रिलेटिव को नहीं कर सकता, लोन में KMP किसी रिलेटिव से ले नहीं सकता, ये सब चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस होती है, बैठ के डिसाइड करी जाएगी SR के अंदर जब हम मीटिंग होगी वहाँ पे, तो सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होंगी। 11, डिवेंचर्स से रिलेटेड। डिवेंचर्स मतलब अगर मैं कन्वर्टेबल भी दे रहा हूँ तो भी, और नॉन कन्वर्टेबल भी है तो भी, और नॉन भी है तो भी, दोनों केसेस के अंदर मेरे को ये SR पास करना पड़ेगा। 12, रिमूवल या रेजिग्नेशन हो रहा है ऑडिटर का, उस केस के अंदर
BSR पास करना पड़ेगा। ऑर्डर अगर हमारा रिमूव करा जा रहा है तो बिना SR पास करे रिमूव नहीं कर सकते उसको, SR पहले पास करना पड़ता है। 13th के लिए क्या कि इंस्पेक्शन के लिए जो बुक्स हैं वो कहाँ रखी जाएंगी, ठीक है, ये डिसाइड करना भी बड़ा टास्क ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये डिसाइड करना इतना आसान नहीं है कि बुक्स को कहाँ प्लेस करना चाहिए, वो जगह सिक्योर्ड है कि नहीं है, ठीक है, वहाँ पे कोई नेचुरल कैलामिटीज़ वगैरह तो नहीं आ सकती। ये सब चीज़ें सोच के इसलिए इसको SR में रखा जाता है, ताकि इंस्पेक्शन के लिए अगर कोई बुक्स रखी जा रही हैं तो एड्रेस कहाँ पर रखा जाए वो। पावर ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जितना भी काम होता है कंपनी का डायरेक्टर्स ही करते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स मीटिंग कर रहे हैं डिसाइड करने क्योंकि वो क्योंकि वो मालिक है कंपनी के, लेकिन काम जितना भी हो डायरेक्टर्स करा जाता है। तो क्या क्या पावर्स होनी चाहिए डायरेक्टर के पास, क्या क्या वो काम कर सकते हैं अपने मर्ज़ी से बिना शेयर होल्डर की परमिशन से, उसमें भी एक वो होना चाहिए, चेक होना चाहिए ताकि मिसयूज़ ना हो उस पावर्स का, ठीक है। इसलिए वो पावर भी डिसाइड करी जाती है SR में बैठ के, जितने भी मीटिंग्स मेंबर्स हैं वहाँ पे बैठ के करा जाता है ये सब चीज़। 15th अपॉइंटमेंट अगर मेरे को करना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर का, होल टाइम डायरेक्टर का या मैनेजर का, तो वो SR में बैठ के करूँगा EGM में। 16th इन्वेस्टिगेशन है। अगर कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का केस लग रहा है, मतलब इन्वेस्टिगेशन होने वाली है कंपनी को, अगर इंटीमेशन आ गया कि इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, तो चाहे वो फ्रॉड से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, अगर इंटीमेशन आ गया कंपनी को तो सबसे पहले उनको बैठना पड़ेगा मीटिंग में, EGM रखवानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि किस वजह से वो फ्रॉड हो रहा है, उसका क्या क्या करा जा सकता है इन्वेस्टिगेशन टाइम तक, ठीक है। 17th और 18 एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब 17th में अगर हमारा हो गया रिमूवल ऑफ नेम का, ROC को कंपनी जैसे लास्ट टाइम पे होते हैं कि जब हम STA2 फाइल कर रहे होते हैं तो हम रिमूव करवा रहे होते हैं अपना नाम, तो वो भी SR में पास होगा कि EGM में कि प्लीज़ हमारा नाम रिमूव कर दो अपने रजिस्टर से, ठीक है, अब हमको कंपनी नहीं रहना, हम बंद कर रहे हैं। और लास्ट वाला वाइंडिंग अप के लिए अगर कोर्ट से हमको वाउंड अप के लिए करने के लिए आ गया है कि कोर्ट ने हमको बोला है कि वाउंड अप करो अपना जितना भी ट्रांजेक्शन है और कंपनी को बंद करो, तो उस टाइम पे या तो अपील भी फाइल करने के लिए या ये तो कि काउंटर में अपील फाइल करने के लिए या फिर वाउंड अप करने के लिए, दोनों के लिए SR पास करना पड़ेगा, EGM में बैठना पड़ेगा। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स मतलब कुछ रेजोल्यूशंस थे जिसके केसेस में EGM बहुत ज़रूरी है, बिना उसके हो नहीं पाएगा, मेंबर्स का मीटिंग बैठना ज़रूरी है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स हैं डे टू डे लाइफ में देखे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई दिक्कत हो तकलीफ हो तो प्लीज़ कमेंट्स में करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।